नमस्कार, बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। मैं सुची। आज हमारा विषय है स्मार्ट सिटी। एनडीए की सरकार के दौरान 4 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, जिसमें कि एक भागलपुर भी रहा। इसी विषय पे आज हमारे साथ उपस्थित हैं बेबाक लाइव से दीपक कोचगवे जी और हमारे युवा नेता और भागलपुर शहर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा जी और पूर्व उप महापौर श्री प्रीति शेखर जी। सर, आज भागलपुर स्मार्ट सिटी को वो स्मार्ट सिटी नहीं रहने का कारण जानना चाहेंगे। आप तो पुराने पत्रकार में से एक हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सारी जगह पर आप वरिष्ठ पत्रकार रहे। आप बताएं, आपका एक पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि भागलपुर स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया, इसका कारण क्या रहा? देखिए, भागलपुर एक ऐसा शहर है जिस परिचय का मोहताज नहीं। बिल्कुल। और परिचय अच्छे संदर्भ में भी भागलपुर का है। भागलपुर को खराब संदर्भ में देखते देखते लोग थक चुके हैं और भागलपुर की छवि बहुत ही खराब हुई है। बहुत नेता आए, बहुत बड़े बड़े नेता आए, लोगों ने काम भी किया, कुछ लोगों ने काम भी किया और यहाँ गंगा पुल भी बना। फरक्का का भी मामला यहाँ आया, ललमटिया में आपका NTPC का मामला आया। ये भगवत आजाद ने किया। भगवत आजाद वहाँ के सांसद थे और मिनिस्टर भी रहे। मगर उसके बाद जो गति हुई भागलपुर की, वो आपसे भी छिपी नहीं, आपसे भी छिपी नहीं। फिर धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब केंद्र में आई तो भागलपुर को बहुत बड़ा सौगात था। ये छोटा सौगात नहीं था, वह सौगात था स्मार्ट सिटी। यानी आपका सिटी थाना, आप लोग अच्छे से रहें, आप लोग का नाम हो के हिसाब से आपका सदर दुनिया में मैप यहाँ मुगल तारीख बहुत सारी चीजें हैं, जैन मंदिर का मामला है। यानी आप अगर खोजने तो आपके पास विरासत है, मगर हम विरासत में तनहा हैं, यानी हम कुछ कर नहीं। सिल्क सिटी के नाम से भी जाना। जहाँ तक स्मार्ट सिटी जो 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपको मिला, उसके बाद से, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, भागलपुर से जुड़ा जरूर हूँ, पत्रकारिता मैंने की है मगर भागलपुर से बाहर की। और भागलपुर में आता था रिपोर्टिंग के लिए, घर था तो आता था, मगर वो चीज़ अभी तक दिखी नहीं। सिर्फ एक चीज़ मुझे लगा जो स्मार्ट हुआ इस शहर में, वो दिखा बैडमिंटन का कोर्ट। वहाँ वो कल्चर दिखा कि अपनी माँ अपने बच्चों के साथ माँ आके उसको बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे रही है और यहाँ नेशनल, तो ये देख। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट प्रोजेक्ट में बतौर आपको चुना गया है, काम हुआ या नहीं हुआ ये यहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी है, यहाँ की सरकार की जिम्मेवारी है। मगर मिला तो 2020 में जब सर्वेक्षण हुआ तो आपको 4 सिटी मिला था पहले दौर में। पहला मिला था पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। ये 4 को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। जब सर्वेक्षण हुआ 2020 में तो ये 4% हो गए, यानी चारों में काम नहीं हुआ और अन्य राज्यों में काम हुआ। आपको मैं बता रहा हूँ 10 लाख की आबादी का जो 382 शहर है, उसमें आपका भागलपुर नेगेटिव आप तक तो मत लीजिएगा, ये दुखद बात है। बिल्कुल नहीं, आप बताएं कि आपका भागलपुर पादान से दूसरे स्थान पर है, 379 पोजीशन पे आप हैं और पटना सबसे गंदा शहर के रूप में विकसित हो। तो कारण क्या है? काहे ऐसे नहीं हुए? 2 युवा लोग हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है और काफ़ी अच्छा काम करते हैं लोग। उन्होंने जो हर एक मोहल्ले में जाना, वहाँ की परिस्थितियों को देखना, ये मैंने देखा है। तो मैं प्रीति जी से पहले पूछता हूँ कि प्रीति जी, जब आप डिप्टी मेयर थी उस वक्त आपको स्मार्ट बनाने के आपके शहर को योजना मिली थी, आखिर ये योजना सतह पर क्यों नहीं आ पाई? सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की ओर आपने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया और अपने इस बेबाक लाइव के माध्यम से आपने हम लोगों को आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यह पिछले कार्यकाल में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब
देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू की थी। उसके लिए हमारा भागलपुर शहर प्रथम फेज में नहीं, द्वितीय चरण में हमारे शहर को चुना गया। कुछ कारणों से हम लोग फर्स्ट फेज में पीछे रह गए थे, फिर हम लोगों ने अपडेट किया और उसके बाद हमने जो उसके क्राइटेरिया तय किया गया तो उसमें हमारा शहर कम्पीट किया और तब जाकर हम लोगों का चयन 100 स्मार्ट सिटी के लिए हुआ। उसके लिए आज के डेट, उस समय हमारा सिटी जब 100 स्मार्ट सिटी के श्रेणी में आ गया, तब उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए फंड मिले और फंड को इम्प्लीमेंट कराना था, यानी कि जो कार्य योजना बनानी थी। तो इसके लिए कई सारी तैयारियां हुई, बहुत DPR बनाए गए, शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग फेज में एक एक कंपोनेंट हो गया कि सैंडविच कंपाउंड के इंटरनल पार्ट में उसको मतलब डेवलप करना, उसका मतलब सौंदर्यीकरण कराना, उसमें अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स है उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद हो गया कि जो हमारा जो शहर का जो मुख्य जो सड़कें हमारे शहर की, उसको स्मार्ट सड़क में तब्दील करना, यानी कि उसमें उस रोड में स्मार्ट रोड में सारा जो इलेक्ट्रिक लाइन है, जो सीवरेज है, ड्रेनेज है, सब अंडरग्राउंड हो, सड़कें चौड़ी हो, लोगों के पैदल चलने के लिए, साइकिलिंग के लिए ट्रैक हो, और लोग आने जाने के वाले लोगों के लिए बिल्कुल मतलब कि अच्छी चौड़ी सड़कें हों। तो ये इसके अलावा यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात थी स्मार्ट सिटी के माध्यम से। यहाँ पर CCC बनना था। यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट्स में स्मार्ट सिटी में काम होना था। मैं 2 बात मैं आपसे क्लियरली करना चाहती हूँ कि स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित नहीं हुआ है हमारा शहर, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में हमारा शहर शामिल हुआ है। यानी कि जो फंड मिलना है उससे हमको अपने शहर को स्मार्ट करना है। स्मार्ट इन द सेंस क्या है? स्मार्ट मतलब सबसे पहले तो आपको एक विजुअली जो आप देखते हैं, जो आप अपेक्षा कर रखते हैं कि शहर को कैसा होना चाहिए। तो जहाँ भी इंट्रेंस पॉइंट है, जो हमारा जो प्रमुख चौक चौराहा है, जो स्टेशन है, एंट्री पॉइंट है, वो सब कम से कम डेवलप, लोगों को लगे कि हम अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं, यानी कि जो देखने से सबसे पहले अच्छा हो। तो उसके लिए जो दो फैक्टर काम करता है। एक तो होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है और दूसरा होता है पर्सनल फैक्टर, यानी कि हम भी उस चीज़ को ग्रास्प करें, यानी कि जो हमें सरकार देना चाह रही है उसमें हम अपने आप को कैसे मतलब अप टू डेट रख रहे हैं। यानी कि हमको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। यानी कि स्मार्ट सिटी की कल्पना सिर्फ किताबों से, उसके प्रोजेक्ट से, उसके पैसों से नहीं की जा सकती है। स्मार्ट सिटी की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब हम खुद स्मार्ट हो, उसको हम अपने आप को एकोमोडेट करें कि हमको उस ढंग से बनना है, इसको हम यूटिलाइज करना उस फैसिलिटीज़ को। तो यहाँ पर दोनों ही बातें आ गई। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। इसमें लगभग 1300 करोड़ का टेंडर हो चुका है। 17 प्रोजेक्ट से काम होने हैं स्मार्ट सिटी के अंदर। उस 17 प्रोजेक्ट्स में 13 प्रोजेक्ट जो कि लगभग 740 करोड़ के लगभग राशि से ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उसमें बहुत सारे कार्य कराए जाने हैं और अन्य जानकारियाँ फिर हम देते हैं। तो उसमें अब है कि जो 4 सालों 5 सालों का जो पीरियड रहा अभी तक, वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नकारात्मक रहा। यानी कि अच्छी चीज़ें छनकर कम आई और खराब चीज़ें ज़्यादा आ गई। लेकिन यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि बहुत सजग रहे, यहाँ की जनता सजग रही, यहाँ के हाँ। तो उसमें जब पॉइंट रेज हुआ है ना, तब जाकर स्मार्ट सिटी का काम कुछ दिखना शुरू हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि सरकार का पैसा है, हम लोग भी नजर रखेंगे, पत्रकार होने के नाते आप लोग नजर रखें, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, उसके अलावा भी जनप्रतिनिधि और ये काम आगे इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया, काम करने का दौर शुरू होने वाला है। और वर्तमान में उप मेयर हैं, उन्होंने अपनी कार्यकाल की बात बताई। अब आप बताएं कि आप लोग इसको सिर्फ आपसे अकेले नहीं होगा, इसमें आपके डायरेक्टर्स होते हैं, वो CO होते हैं, फिर कमिश्नर है, DM है, तो इस पर आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं विभाग लाइव का आपका सुरुचि जी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने हमारी बड़ी बहन पूर्व उप महापौर और उनको दोनों को साथ में बिठा कर जैसे चर्चा रखी। और अभी प्रीति जी ने बताया कि महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ साथ एक विस्तृत जानकारी उन्होंने दी स्मार्ट सिटी पे। मेरे 3.5 साल के डिप्टी मेरे कार्यकाल में जो मेरा अनुभव रहा, उसमें ये पूरा काम एक तरह से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट के ही हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के ही हाथ में सौंप दिया गया है। इसमें पॉलिटिकल लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी लगभग शून्य के बराबर। और आप ये समझिए कि यदि मैं भागलपुर शहर का हूँ
या हमारे विधायक शहर के हैं या हमारे सांसद भागलपुर जिला के हैं, हमारी परवरिश यहीं हुई, पढ़ाई यहीं हुई, हम पैदा यहीं हुए, यहाँ के गरीब मोहल्लों से जितना रूबरू हम रहे हैं उतना रूबरू आज चेन्नई से, बेंगलोर से कोई IAS पदाधिकारी, कोई IPS पदाधिकारी यहाँ पर आएगा तो उतना रूबरू से नहीं रहे। तो उन लोगों ने आकर जो निर्णय लिया तो एक मोटा मोटी निर्णय ले लिया कि उनको सैंडिस कंपाउंड देकर इसका जीर्णोद्धार कर दो, रोड का चौड़ीकरण कर दो, यहाँ पर हम लोग एक स्मार्ट पार्क बना दीजिए, हम लोग एक स्मार्ट टाउन हॉल बना दीजिए। इस तरह की हवाई निर्णय लिए गए। मैं नहीं कहता हूँ कि ये निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, ये प्राथमिकताओं में नहीं है। प्राथमिकताएं हमारी, मुझे लगता है कि जब आप शहर का भ्रमण करेंगे, और हमसे पहले हमारी बड़ी बहन प्रीति शेखर जी भी अभी लगातार भ्रमण करी गई है, पहले भी इनका भी कार्यकाल रहा है डिप्टी मेयर का। तो अभी जो शहर के हालात है, जब आप थोड़ा सा शहर के बाहर के जितने भी वार्ड है उसमें आप घूमने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, चलने के लिए बेहतर सड़क नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम पूरी बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त, तो मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकताएं है या स्मार्ट सिटी में हमारी प्राथमिकताएं, हमारे पास जो फंड है उसकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हम लोग लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उसको हम लोग पूरा करें। फिर भी यदि मान लीजिए कि हम लोग बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं दिए, हमको पहले अपने शहर को प्रेजेंटेबल थोड़ा बनाना था, थोड़ा देखने में बहुत बेहतर लगे, इसलिए हम लोगों ने बाकी निर्णय लिए तो जो पदाधिकारी जिसके पास नगर निगम की इतनी बड़ी जवाबदेही, नगर निगम में अपने आप में इतना काम है कि नगर आयुक्त दिन भर भी यदि उसमें लगा रहे तो परेशान रहेगा, उससे बाहर तो निकल नहीं सकता। अब उसी नगर आयुक्त को यदि आप एक स्मार्ट सिटी का CEO भी बना देते हैं, अभी तक आज से 1 साल के पहले तक नगर आयुक्त ही CEO हुआ करते थे, उन्हीं को होलसेल साइट से देखनी पड़ती थी, और अभी तक जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो नगर आयुक्त का ही हुआ करता था। अभी तक जो हमारे पास पूर्व हमारे नगर आयुक्त महोदय गए हैं, तब तक भी पूरा नगर निगम नगर स्मार्ट सिटी का काम नगर आयुक्त ही देते थे। तो जब आप एक नगर निगम की एक बड़ा डिपार्टमेंट है जो आपको देखना है और उसी पदाधिकारी को स्मार्ट सिटी भी देखना है, तो उससे हुआ क्या, ना तो नगर निगम का ही काम ठीक ढंग से आगे चल पाया और ना ही स्मार्ट सिटी का ही काम पूरी तरीके से हो पाया। अब आधे टाइम पदाधिकारी पटना में रहेंगे तो नगर निगम का काम आधे, और यदि पदाधिकारी नगर निगम के काम में व्यस्त रहेंगे तो स्मार्ट सिटी का काम आधे। तो मुझे लगता है कि जवाबदेही जितनी पदाधिकारी की है, जनप्रतिनिधि की है, उतनी ही ज्यादा जवाबदेही कहीं ना कहीं सरकार की, राज्य सरकार की बनती है। वो इस तरीके से देखिए, ऐसा एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे स्वच्छता के लिए नगर निगम, नगर जो निकाय है उसका एक अलग फंड होता है और भारत स्वच्छ अभियान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक अलग फंड आता है। दोनों फंड आपको मिलते हैं, तो इस फंड का यूज क्यों नहीं हो पाता है, क्या वजह? मैं आपको बताना चाहती हूँ, राजेश जी ने जो अभी बात कही ना कि इसमें सारी प्रक्रिया में स्मार्ट सिटी की बात उन्होंने कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस अभी जो हम लोग का निकाय चुनाव में हम लोग जीत कर तो आते हैं, लेकिन हम लोग को वो अधिकार नहीं मिले हैं कि हम लोग बहुत क्वेश्चन रेज करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, लेकिन हम कह सकते हैं, लेकिन वो हम पनिश नहीं कर सकते, तो उसको डर नहीं है अधिकारियों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी काम होते हैं, जितनी योजनाएं आती है, जो फंड आते हैं, तो कई बार हम लोग हो हंगामा करते हैं, हमें तब जानकारी मिलती है कि हाँ इस, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अवेयर हैं या पढ़े लिखे हैं या जागरूक हैं, तो हम लोग खुद जाकर वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन आम बहुत लोगों को ये संभव नहीं होता है। तो सदन को या सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों द्वारा कोई जानकारी समय पर नहीं दी जाती, एक सबसे बड़ी बात, और जानकारी देकर भी टाल मटोल रवैया अपनाया जाता है। अगर हम अपेक्षा रखते हैं कि हम शहर को अच्छा करें, इसके लिए हमको इस योजना को लागू करना है, ऐसा हम जैसे कि घर घर डस्टबिन बंटवाते हैं हम, ताकि लोग सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकते, हम घरों से कूड़ा कलेक्ट करते, तो हम लोग सोचते हैं, मतलब बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग की यह सोच है कि शहर के लिए हम लोग कुछ अच्छा करें, लेकिन इसमें अधिकारियों की मतलब सहयोग हम कह सकते हैं, उनका सहयोग हमें नहीं मिलता है। सवाल यहाँ पे उठता है, जैसे राजेश जी ने बोला अभी सर कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्यों नहीं किया जाता है, मतलब जैसे एक ही आदमी को 2-3 कार्य, आपने बोला कि वो ही देखते थे, नगर आयुक्त ही सारे कार्य देखते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं होता है कि ये बंदा ये काम देखे, ये बंदा ये काम, ऐसा क्यों? यही मैं भी उस पर ही आगे आ रहा था कि सरकार की जिम्मेदारी एक यहाँ पर ये बननी चाहिए, बिल्कुल, कि सरकार, जब आपको पता चल जाए कि हमारे बिहार में 4 प्रमुख शहर स्मार्ट सिटी के लिए चिन्हित किए गए,
तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी, एक टीम बनाकर सरकार को अलग से उसके लिए जो भी सीईओ है या जो भी पदाधिकारी है उसको अपॉइंट करना चाहिए था। उसको शहर के लोगों के साथ उसकी एक बैठक होनी चाहिए थी और शहर के जनप्रतिनिधियों को उसमें एज ए मेंबर रखना चाहिए था। आज महापौर साहिबा वहाँ पर मेंबर है, क्योंकि उप महापौर पूर्व की भी और वर्तमान की भी हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा राइज करते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों को बाहर रखा था। मुझे भी स्मार्ट सिटी केस से बाहर रखा गया। अब वहाँ पर महापौर महोदया रहती हैं और बाकी पदाधिकारी वहाँ रहते हैं, और उसमें भी एकमात्र महापौर और 6 जब वहाँ पर 5 जब आपके पदाधिकारी IAS ब्यूरोक्रेट बैठे, तो ऑलमोस्ट निर्णय वो लोग ले लेते। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या बहुत ज़्यादा उनका जरूरत नहीं पड़ता, हस्तक्षेप नहीं करता। तो हमको लगता है कि जिस तरीके से 5 साल के कार्यकाल को जनता देखती है एक जनप्रतिनिधि को, और उसके हिसाब से तय किया जाता है कि आगे इसको मौका देना है कि नहीं देना। ठीक उसी तरीके से उसी कसौटी पर हमको लगता है सरकार को वैसे पदाधिकारियों को देखना चाहिए जिनको ये जवाबदेही दी गई है, और पूरे 3 साल 4 साल तक आप वहाँ के जिलाधिकारी रहे या नगर आयुक्त रहे या कमिश्नर रहे, आपके कार्यकाल में ये काम क्यों नहीं हुआ? जब तक ये क्वेश्चन पदाधिकारी से सरकार नहीं पूछेगी, राइज नहीं करेगी, तब तक हमको नहीं लगता कि कोई भी काम होगा। पदाधिकारी पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका विभाग है, इसलिए बेबाकी से बोलना भी है, बेबाकी से सुनना भी चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपके इस विभाग लाइव के चैनल पे पूरी बेबाकी से बात कह सकता हूँ कि पूरे बिहार में अफसरशाही अपने चरम सीमा पर है। पदाधिकारी से कोई सवाल का जवाब आप मांग नहीं सकते हैं। पदाधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी योजना सारे जनप्रतिनिधि जो भी हमारे वर्तमान में है, पूर्व में है, जो भी जनप्रतिनिधि सबने बहुत सकारात्मक निर्णय लिए, लेकिन उन निर्णय को अमल करने की धरातल पर उतारने की जवाबदेही किसकी थी? आज 15 साल 10 साल 15 साल में एक छोटा सा हमारा चंपा नाला पुल के पास जो पुल बनता है और वो 6 महीना में ढह जाता है। आज हमारा बाईपास हमको कितने सालों के बाद कंप्लीट किया, उद्घाटन भी नहीं हुआ और पूरी सड़कें खत्म हो गई। तो आखिर वो पदाधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके देखरेख में सारा काम हुआ है, आखिर वो काम क्यों हुआ ऐसा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कभी किसी पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई की बात नहीं आती। नहीं, मुझे एक चीज और पसंद है, जैसे भोलानाथ पुल का इशू मैं बहुत दिनों से सुनता हूँ, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इधर से आदमी बारिश में इधर रह जाता है और उधर के आदमी उधर रह जाते हैं। इसका भी आप लोगों ने उठाया था, आपने देखा था, एक लड़के ने वो पानी में वो गंदे नाले में खड़ा होकर प्रोटेस्ट किया था, वो उसका भी मैंने देखा था। तो मैं एक चीज़ आप लोग से पूछना चाहता हूँ, नगर निगम में भी हमेशा मैं देखता हूँ कि मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, उनके खिलाफ ये, उनके खिलाफ वो, और ये लगता है कि आपस में तारतम्य नहीं है। और हमेशा मैंने इस कार्यकाल में 2 बार देखा कि आप लोगों के में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो रहा है, फिर वो 4 भाग रहे हैं जैसे विधानसभा में होता है। तो ये चीज़ जो है राजेश भाई, ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब आप पूरे वार्ड के मेयर होते हैं, विश्वास क्यों नहीं आप बना पाते हैं मेयरों के साथ? क्यों इस तरह की बातें होती है जो विधानसभा में हुआ करती है, राज्यसभा में हुआ करती है, तो यहाँ बार बार हुआ करती है? ये बराबर। बिल्कुल, देखिए मेरा उसमें ये कहना है कि विश्वास हम जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या को समाधान कर जनता के बीच तो बना लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के बीच में विश्वास इसीलिए नहीं बन पाता। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, आप सबकी इच्छा की पूर्ति आप करना संभव नहीं है। जब आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको 100% अड़चनें आएंगी। और ये भागलपुर का दुर्भाग्य कहिए कि हमारे भागलपुर में अभी 2 लगभग तीसरा कार्यकाल है ये हमारे विधायक, और इस तीसरे कार्यकाल में एक विधायक नगर निगम के कामों में यदि दखलंदाजी देने का काम करे, यदि एक विधायक बार बार जो है पार्षदों के साथ बैठक करने का काम करे, विधायक अपनी तरफ से जो है राजनीति नगर निकाय की राजनीति में इन्वॉल्व होने का काम करे, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जब आप अपनी ही जवाबदेही जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आपको ये लग रहा है कि मैं 5 साल घर पर बैठकर गुजार दिया और बाकी जनप्रतिनिधि जो हमसे छोटे होने के वो घर घर जाकर लोगों की समस्या क्यों सुन रहा है, वो गली गली जाकर उसके रोड और नाले का समाधान क्यों करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कैसे रोके? तो उस पर ये नकारात्मक राजनीति करने का काम जब लोग करते हैं, राजनीति मुझे लगता है कि नगर निकाय से खराब अनुभव और राजनीति मेरे हिसाब से
नहीं है। और मैंने तो पहली मैं- बार मैं- कि पहला और मैंने आखिरी तय कर लिया कि नहीं, नहीं, अगर आप आया बोलिए। चुनाव, अब आगे लड़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं। और उसके पीछे का कारण कि आपको पत्र तो लोगों की नजर में आपको लगता है कि आप डिप्टी मेयर हैं। नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं, मैं राजेश जी 2 जी। मिनट रोक रही हूँ कि अगर आप जैसे युवा या प्रीति जी ऐसा बोलें तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी कि आप लोग ही बाइकआउट कर जाएं और आप ही लोग आगे आने नहीं, से मैं उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण वजह बता रहा हूँ खाली कि आप शहर की नजर में है कि आप डिप्टी मेयर हैं या आप मेयर हैं, और एक डिप्टी मेयर को एक पार्षद से ज्यादा हम अपने वार्ड में ये हम लोग ये तो समझिए कि हम लोग लड़कर झगड़कर यहाँ पटना में पदाधिकारी के सामने किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि के सामने हम लोग आवाज उठा लेते हैं मजबूती से, वो इसीलिए क्योंकि हमको ना किसी का ठेकेदारी चाहिए, ना दलाली चाहिए, ना कमीशन चाहिए, तो हम लोग को शहर का विकास है इसलिए मजबूती से बात रखते हैं। पर्सनल कैपेसिटी। हाँ, पर्सनल कैपेसिटी। लेकिन और लड़ते आप देखा भी पर्सनल है। कैपेसिटी से कब तक आप लड़ पाइएगा, कितना दिन आप चल पाइएगा, कितना दिन लोगों को यदि पानी नहीं मिल रहा तो अपने जेब से आप बोरिंग गड़ा पाइएगा, कितना दिन लोगों को कंबल नहीं मिल रहा तो अपने जेब से वो कंबल दे पाइएगा। चलिए ये बात आपके कागज निगम की हुई, मगर मैं एक सवाल करता हूँ, भागलपुर के लिए सबसे बड़ा पर्यटन, अब जैसे स्मार्ट सिटी में आपको टूरिज्म और टूरिस्टों को लुभाना है, एयरपोर्ट में इस तरह की बातें क्यों हो रही? जब आप देखिए कि देवघर का एयरपोर्ट हो रहा है, पूर्णिया में लोग एयरपोर्ट ले जा रहे हैं, आसपास एयरपोर्ट हो रहा है, जो भागलपुर का सेंटर एरिया है, और जबकि जहाँ एयरपोर्ट से की आप टेस्ट भी नेपाल है। तक जाएं। देखिए, हमें बेबाकी से कहना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ अभी तक जो भी लोग बड़े लेवल पर हैं उनका न बोलना, उनका इस हवाई जहाज सेवा यहाँ से शुरू हो इसके लिए आवाज़ न उठाना एकमात्र यही कारण है। अब बाकी जब सरकार हर जगह शुरू कर रही है, उड़ान सेवा है, कई छोटे छोटे शहरों से मगर चुनाव से पहले इतना स्मार्ट सिटी है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना शहर इतना महत्वपूर्ण है, तो हम कहते हैं जब कोई बच्चा जब को भूख लगती है रोता है तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। तो वही बात है कि योजना बहुत है, बजट बहुत है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आपको लेना तो कुल लगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप सोए रहिएगा, सोचिएगा कि आ जाए हमारे पास सारी योजनाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र कारण मैं ये समझती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं जो जिम्मेदार इस चीज़ के लिए, अब हम लोग छोटे लेवल पर हैं, अगर उस लेवल पे पहुंचेंगे तो अवश्य वो कराकर दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। बात है कहा सही बिल्कुल। कि जो जिम्मेदारी जिसको दी गई, वो जो पूरा आपके सांसद है उसको वहाँ आवाज उठानी चाहिए, वहाँ लड़ना चाहिए। एयरपोर्ट बड़ी मांग है, मुझे एक जानकारी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब चुनाव आने वाला था उस समय छोटे प्लेन को उतारने की बात होने लगी कि अब एयरपोर्ट आएगा और छोटे प्लेन उतरेंगे और आप लोग ये करें। छोटा प्लेन तो ऐसे भी उतरता है, ऐसे वहाँ पे। उतर ही अगर रहेगा, एयर एम्बुलेंस मंगाना होगा किसी को तो वहाँ पर उतर जाएगा, स्टेट प्लेन उतर जाएगा, वहाँ पे सारा चीज उतरता है। इच्छा शक्ति की कमी। क्यों? इच्छा शक्ति की कमी। मेरा सबसे सवाल है कि आप पहले स्टेशन के एरिया में समझिए, कोई भी आएगा उतरेगा, स्टेशन के पास गंदगी का अंबार है, आप पर्यटकों को बढ़ाने के लिए उद्योग बढ़वाइए, उद्योग में रेशम आपका न्यूक्लियस है, आप रेशम का उद्योग बढ़ाएंगे तो रेशम का उद्योग आपका दुनिया में जाएगा। अभी लोग यहाँ से बैठ के रेशम का व्यापार करते हैं कि नहीं करते हैं? कसर है, आपके कर्मगढ़ है, तो आप उस पर आप दोनों किए कि किस तरह से आप, ठीक है आपका कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और स्मार्ट सिटी में ब्यूरोक्रेसी हावी है और जनप्रतिनिधियों से उनका, तो जनप्रतिनिधि को मेयर बनने का हक नहीं है, तो जनप्रतिनिधि को डिप्टी मेयर बनने का हक नहीं है। जब अधिकारी करेंगे तो उसको कहिए कि सुपरसीड हो गया, आप ही आप आ जाइए बैठ जाइए, तो इसके लिए कैसे आप लोग लड़ेंगे? इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो जिस जगह का जो वार्ड का है उसको वार्ड स्तर पर उसको कैसे हम शक्ति दें, कैसे वो मजबूत हो वार्ड स्तर पर अपने काम कराने में, जो जिला स्तर पर है उसको जिला में कैसे हम लोग मजबूती दें। तो जनप्रतिनिधि को ताकत देने की जवाबदेही तो सरकार की। आज यही वार्ड पार्षद आप हमारे बंगाल चल जाइए और कैलकाटा में आप देखिए जाके वार्ड पार्षद की ताकत, बिना वार्ड पार्षद के काम आप करा लीजिए, वार्ड पार्षद के बिना आप जो है कोई लीगल कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, आप इंक्रोचमेंट करके दिखा दीजिए, तो वहां पर वार्ड पार्षद को सरकार ने ताकत दी है, तो वार्ड पार्षद आज अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट चौतरफा कर पाता है। और यहाँ पर तो जब आप महापौर ही बार बार चिट्ठी लिखे कि हमको मेरा कर्मचारी ही जो है हमको हिसाब नहीं दे रहा है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? क्या ऐसी जानकारी ऊपर तक नहीं है? सबको जानकारी है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अभी
बड़ी बहन प्रीति जी ने बहुत सही कहा कि जब तक बड़े लेवल के जनप्रतिनिधि बोलना का मतलब ये नहीं होता, हम देखते हैं चुनाव के वक्त जो है बहुत सारी चिट्ठियां निकलती थी कि हमने जो है भोलानाथ पुल के लिए 50 बार चिट्ठी लिखा। आपकी चिट्ठी बिल्कुल वैसी है जैसे आप यहाँ से भेजते हो, ठीक वहीं से फैक्स होकर वहाँ पर रखा जाता है और ढेर वहाँ लगे हुए। आपकी चिट्ठी वहाँ पढ़ने से आपकी चिट्ठी से कोई दबाव किसी के ऊपर में नहीं आता। जब आपके यहाँ पर जिला पदाधिकारी या बाकी पदाधिकारी आपकी चिट्ठी से नहीं सुन रहे, आपके बोलने से नहीं सुन रहे हैं, तो सरकार आपकी चिट्ठी से कोई जवाब दे पाएगी क्या? उस पर दबाव बनेगा। तो बड़े पदाधिकारी यही सोचते हैं कि हम भैया सांसद हो गए या विधायक हो गए, हम चिट्ठी देते थे, तो आपकी चिट्ठी केवल वहां पर ढेर लग गई। आप आवाज बुलंद करने का मकसद है कि जनता को, सभी जनप्रतिनिधियों को, आप किसी भी पार्टी से, यदि आप शहर के हित के लिए सोचते हैं, हम लोग आपके साथ खड़े, आप आवाज उठाइए, हमारे शहर का मुद्दा है, आप भोलानाथ पुल के लिए आवाज उठाइए, आप बैठने का काम कीजिए, घेराव करने का काम कीजिए, हम करने के लिए तैयार है। कहाँ चल रहा हो करने का काम कीजिए, हम लोग करने के लिए उसके लिए कहीं भी पीछे नहीं। आज पटना के बाद भागलपुर सबसे बड़ा शहर है, बिल्कुल, लेकिन दरभंगा को एयरपोर्ट मिल गया। उसके पीछे की वजह सोचिए, दरभंगा में विधायक, वहाँ के सांसद, दोनों ने कितनी उसके लिए पहल की, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बात किया और उसके बाद जाकर दरभंगा को जो है यहाँ पे यूनिटी की मैं भी पत्रकार के तौर पर बोलता हूँ, मैं यहाँ लगभग 1-1.5 साल से हूँ। मैं एक बात वैसे कहना चाहती हूँ कि इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो नगर पालिका अधिनियम 2007 है, इसको और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हाँ। उसमें सिर्फ कहने को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसको मूर्त रूप में नहीं उतारा गया है। अब महिला आरक्षण देकर निकाय और पंचायती चुनाव में 50% महिलाएं तो आ गई, तो अब कहीं ना कहीं महिलाएं सशक्त हो रही हैं और वो घर से बाहर हो रही हैं, लेकिन जो उनको अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि अब एक जनप्रतिनिधि जो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है, उसको सरकार भी पावर दे। अब जैसे आपने महापौर पर विश्वास प्रस्ताव की बात आपने कही, तो मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि अभी कई अपने पड़ोसी राज्य झारखंड में देख लीजिए, वहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता खुद चुनती है मेयर को, तो वैसे पदों से फिर वापस मतलब विश्वास प्रस्ताव का फिर चक्कर नहीं रहता है। लोग बिल्कुल ईमानदारी से और 5 साल लगे रहकर अपना काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है कि आपको ऐसा पूरा 5 वर्ष रहा, तो इसको कोई भी ढंग का कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाला कोई मामला नहीं होता है। तो इस प्रकार से सरकार को नगर पालिका अधिनियम को जो है प्रावधान उसको सशक्त बनाए, और जो प्रावधान सशक्त बनाने के लिए और उठाने चाहिए जो कदम, उसमें संशोधित करके वो प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए। और यह पूरी बात जो है सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हम मतलब एक महिला होने के नाते हमें आरक्षण मिला, पहली बार हम आए, लेकिन इस बार सामान्य सीट से जीत कर आए, तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन वही अधिकार वो हमें अधिकारियों के पास गिरगिराना पड़े, फिर भी कुछ जनता के लिए हम कर ना पाए, तो यह ऐसे चीज़ों से अच्छा है कि आप चुनाव ही बंद करा लें, या नहीं तो अगर चुनाव कराना है तो सरकार से हम आपके चैनल के माध्यम से मांग रखते हैं कि वो हम जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाने का कार्य करें, ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने का प्रयास। बहुत अच्छी बात है। और एक बात आप दोनों से कहूँगा कि आप भागलपुर की जनता, चूँकि आप जनप्रतिनिधि, आपने चुनाव भी लड़ा है और आप लोग चुनाव लड़ना भी चाहती हैं, आप चाहते भी हैं, आप यहाँ के लोगों को, भागलपुर शहर के लोगों को से क्या अपील करना चाहेंगे? युवकों से या बुजुर्गों से, यानी यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मेरा हमेशा पहले दिन से मैं यही बात कहता हूँ कि शहर के लोगों को स्मार्ट सिटी में तब्दील होता हुआ शहर तभी नजर आ जाएगा जब उनकी मूलभूत समस्याओं का निदान होता हुआ नजर आने लगेगा। आज भी शहर के उस कोने से, हर एक वार्ड से आने वाली बूढ़ी माँ, बूढ़े बुजुर्ग जब हमारे दरवाजे तक आते हैं, घर पर आते हैं या कार्यालय तक आते हैं और इस बात की केवल वो गुजारिश करते हैं कि हमारे घर पर एक जल का नल दे दो, बेटा हम 6 महीने से दौड़ रहे हैं, 7 वर्ष से दौड़ रहे हैं, तो मन कसोटता है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि बोलने को हम मेयर, डिप्टी मेयर है, लेकिन एक छोटा मतलब एरिया जहाँ से लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं दूर दूर से पानी का कनेक्शन मात्र के लिए, और हम टेबल पर बैठकर करोड़ों की बात कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में हमारे ये हो जाना चाहिए, हमारे स्मार्ट सिटी में हो जाना चाहिए। तो पहली प्राथमिकता में मेरा यही सभी शहर के लोगों से गुजारिश है कि हम लोग सभी एकजुट होकर, क्योंकि जनता जागरूक, जिस शहर की, जिस प्रदेश की जनता जागरूक है वहाँ विकास सुनिश्चित है। जब आप जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर जिस दिन आप आपके बीच काम करने वाले जनप्रतिनिधि को तजर्बा देने लगेंगे, उनको थोड़ा सा आप साथ देने लगेंगे, तो देखिए आपके स्थिति में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। आज हालात क्या है कि
हम या और भी बड़ी बहन प्रीति जी या बाकी लोग जितने लोग हैं जो दिन रात शहर में या शहर की बेहतरी के लिए काम करते हैं, कमों बेश अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा चुनाव वही लोग जीत कर जाते हैं जो पार्टी का या तो सिंबल लेकर आते हैं और हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म मजहब पर राजनीति करते हैं। मेरा बस यही कहना है कि जिस दिन जनता जनप्रतिनिधि काम करने वाले जनप्रतिनिधि को साथ देने लगेगी तो एक एक व्यक्ति जनता के लिए काम करने लगेगा। अभी जनप्रतिनिधियों की क्या हाल है कि भैया कांग्रेस के राहुल गांधी जी का तबियत खराब हो गया, पटना चल जाएंगे, दिल्ली चल जाएंगे, कोई बड़े पदाधिकारी जनप्रतिनिधि का तबियत खराब हो गया, उसके पार्टी का है, उसको देखने के लिए चल जाएंगे। सब जनप्रतिनिधि पार्टी के प्रमुख लोगों से मिलने में, उनकी जीव जुली करने में आपका कहना है कि पार्टी लेवल से होना चाहिए। जैसे ही आप एक खाली और से बोलेंगे कि वो इसीलिए पार्टी के तमाम आला अधिकारी के पीछे पीछे रहते हैं कि वो जानते हैं पार्टी का सिंबल मिले और हम चुनाव जीतेंगे, और जनता को इसीलिए नजरअंदाज करता है। जब उसको लगने लगेगा कि यदि हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता हमको इस बार वोट देने वाला नहीं, चाहे कोई पार्टी से खड़ा होते हैं, तो उनके कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तो इसीलिए आप संदेश दीजिए यहाँ के लोगों को, आपके मन में क्या है, कैसे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया हुंकार भरने का। तो आप कहीं पर भी एक आम नागरिक होने के नाते अपनी आवश्यकताओं को समझें, अपने अधिकार को समझें और अपने कर्तव्य को करते हुए अपने अधिकार को हासिल करने के लिए हुंकार भरने से पीछे मत। बहुत अच्छा सर, मैं आपसे भी बोलूँगी एक बार कि आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका भी कुछ जाए। आप क्या देना चाहेंगे सर? हम जो जनप्रतिनिधि तो हम लोगों ने बहुत देखा, जनप्रतिनिधि को काम करते हुए भी देखा, लगन भी देखा। जहाँ आपके पास लगन है वहाँ काम है। अगर आपके पास लगन नहीं है और यू वांट टू 5 years आप कंप्लीट करके अपने मौज में रहना चाहते हैं प्रेम से, तो वैसे जनप्रतिनिधि को नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप आवाज़ बुलंद करने जाते हैं उस देश के उस संसद में जहाँ 554 सदस्य जाते हैं पूरे देश में, ठीक है, वहाँ आपको मौका मिलता है तो ये बहुत गर्व की बात होती है और आपको काम दिखाने की बात होती है। भागलपुर शहर में मैं जनप्रतिनिधि को देखा, कुछ लोगों को देखा, मैं इनकी तारीफ नहीं करता, कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग लोगों के पास जाते हैं, हम आज तकलीफ में हैं, अगर ये आ जाते हैं, अगर किसी के पास उसको लगता है कि मेरा कोई आया, सिर्फ किसी के घर जाकर खा लेना और वहाँ पत्थर बिछा लेना, ये जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। जनप्रतिनिधियों का काम है कि उसको पत्थर से स्टील के बर्तन में खिलाने की औकात बनाओ, तो वो नहीं होता। तो भागलपुर में मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बोलता हूँ बहुत बेबाकी से, तो कभी कभी बेबाकी बहुत घातक आजकल होता है, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ बोलना। मगर मैं जनप्रतिनिधि जो है, हमारे सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को मैंने आज तक नहीं देखा है, और मैंने मुलाकात की है एक आध बार, मगर शहर की समस्याओं पर नगर निगम के ही जितने पार्षद हैं मैंने उनको देखा है, और आपके विधायक जी से मेरी बातचीत हुई है, काम करते ही हैं, काम करेंगे ही, मगर वैसे काम से ज़्यादा काम करना होगा, यही मेरी समझ है। और मेरा अनुभव भी कहता है कि जनप्रतिनिधि मजबूत तो आपका शहर काफ़ी दूर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों आए, आपने अच्छा कंडक्ट आपने कराया, और हम इस पॉजिटिविटी को लेकर चलना चाहते हैं, और नए नए विषयों पर आप लोगों को कभी बुलाएंगे, आप लोग जरूर आए, और आप लोग सब्जेक्ट चुने कि हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि भागलपुर, मैं कहे क्या, भागलपुर बड़ा अच्छा शहर है, कर्म से वहाँ भागलपुर बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ सिर्फ की खान है। भागलपुर ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं, कभी तफरका नहीं है, आपस में सब साथ हैं, सब लोग, हर कौम के लोग एक हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए ये आप उसको बताएं फिर आगे। सर, आप लोग आए और अपनी बातों को रखा, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आप देख रहे दीपक जी, आपका बेबाक लाइव में स्वागत है, और आप भागलपुर के मेयर रह चुके हैं, और साथ साथ सामाजिक कार्यों में और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी आप काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर काम करते हैं। वैसे आपका जनता दल के
जेडीयू के आप प्रवक्ता भी हैं और जेडीयू में काफ़ी अच्छी पकड़ आपने बनाई है। आज ये बेबाक लाइव जो हम यहाँ से शुरू किए हैं, मेरा प्रयास है कि भागलपुर की पॉजिटिविटी को हम लोगों तक ले जाएं। और चूँकि भागलपुर अब रहना होता है, भागलपुर में ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ, पढ़ा लिखा यही, मगर बाहर चला गया 35 वर्षों से मैं बाहर था, मैं आया हूँ, तो मेरी इच्छा पॉजिटिविटी की है। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि आप मेयर रहे हैं और बहुत करीब से आपने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व किया होगा और आपने बहुत इस पर लोगों को बताया भी है और लोग उसके बारे में जानते भी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी तो भागलपुर को सौगात के रूप में पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला स्मार्ट सिटी, और बिहार में 4 को मिला, पटना, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। आज तक इन 5-6 वर्षों में मुझे नहीं लगा कि स्मार्ट सिटी का कोई काम धरातल पर है या स्मार्ट हो रहा है मेरा शहर या हमारे शहर के लोग, और स्मार्ट बनते जा रहे हैं। ट्रैफिक अच्छा हो गया है, कॉलेज स्कूल अच्छे हो गए हैं, रेशम उद्योग जो हमारा है वो लोगों तक जाना जाने लगा है, पर्यटन में जैन धर्म है, मुगल कालीन का भी मामला है यहाँ। क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम तो दीपक जी मैं आपको बधाई देता हूँ मुझे अपने चैनल पे बुलाया। हेलो, 2015 तक अब ठीक है। तो मैं 2018 से लेकर दीपक जी 2017 तक भागलपुर का मेयर रहा और मेरे ही कार्यकाल में स्मार्ट सिटी का चयन हुआ था, जिस समय मैं भागलपुर में मेयर था। काफी प्रयास करके हम लोगों ने लाया और बिहार में पहला शहर भागलपुर चयन हुआ था स्मार्ट सिटी में। मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। और भागलपुर में दीपक जी अरे हमारे 2017 में मैंने अपना कार्यकाल छोड़ा था, तो उस समय बस योजना बनी थी कि क्या काम होना है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे शहर का कि आज तक स्मार्ट सिटी में कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पाया, जबकि केंद्र के द्वारा इसमें 1100 करोड़ रुपए खर्च होने। और मुझे बड़ा अफसोस है कि कहीं ना कहीं इसमें सभी दोषी हैं। मैं जनप्रतिनिधि का भी इसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं और सरकार के जो प्राधिकारी हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि एक बार जैसे रोड का ही टेंडर ले लीजिए, टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, कमांड बिल्डिंग बननी थी वो भी 4-5 बार कैंसिल हुआ, फिर उसका टेंडर हुआ, फिर वो काम स्टार्ट। तो जो प्राधिकार की उदासीनता है इसके प्रति वो बहुत दुखद, क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए बड़े शहरों में, एक इंदौर शहर है, लगभग वहां पर सिटी का हमारे साथी या हमारे बाद चयन हुआ था, वहां पर लगभग अभी तक 4000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और हमारे यहाँ अभी तक मुझे नहीं लगता है कि 15 करोड़। तो इसलिए अगर इसमें सभी लोगों को, प्राधिकारियों से अनुरोध है, जनप्रतिनिधि से अनुरोध है कि वो लोग इसमें प्रयास करें। और जहां तक शहर का आपने कहा कि हमारे शहर में शहरवासी, हम लोग एक टैग लगा सकते हैं कि हम लोग स्मार्ट शहर के वासी हैं, और कहीं भी कुछ भी स्मार्ट नहीं है हमारे यहाँ। कभी तक लोगों में ये सोच नहीं आई है कि स्मार्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है। आज भी लोग घर से बाहर निकलते हैं कूड़े का थैला लेके और उसको सीधे नाले में डाल देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये नाला मेरा जाम हो जाएगा और बाद में ये पानी रोड पे बहने लगेगा। तो दोषी खाली वो नहीं है, हम लोग शहरवासी भी इसके लिए।
और हम लोगों ने कभी इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज शहर में एक जन आंदोलन हो कि स्मार्ट काम क्यों नहीं हो रहा है। सभी लोगों को अगर आगे बढ़ के अगर आंदोलन के रूप में इस काम को करें तो देखिए काम नहीं होता है, बिल्कुल काम होगा। हमारे यहाँ कितनी संभावनाएं हैं। आपने जो कहा अभी दीपक जी कि हमारे यहाँ विक्रमशिला है, डॉल्फिन है, कई चीजें हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कतरनी चावल होता है, जल होता है, जिसका पूरा हिंदुस्तान लोग खोजते हैं हमारे प्रोडक्ट को। उसके लिए तक आज तक हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया कि हमारा ये ट्रेडमार्क हो और इसका बढ़ावा मिले। इसके द्वारा सरकार के या किसी के भी द्वारा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये बड़ी संभावना है उद्योग के लिए कि हमारा भागलपुर में केला है। आज केले की इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ सकती है। केला से बहुत प्रोडक्ट बनता है दीपक जी। तो स्मार्ट सिटी का दर्द तो मुझे बहुत है, मगर कर क्या सकते हैं आप बताइए। आपको कुछ पूछना है तो बोलिए आप। और कुछ पूछना है। आप अभी के परिस्थिति में आपकी सरकार है दोनों तरफ, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो आप इसको किस तरह से, चूंकि आप अनुभवी आदमी है, आपने देखा है, किस तरह से स्मार्ट सिटी को कार्य रूप देने के लिए आप कोशिश करेंगे? हम देखिए, हम तो अब जब भी हम प्रधान सचिव हैं, अभी आनंद जी की बात होती है, मैं उनको भी कहता हूं कि सर हमारा शहर में जो काम, हमारी योजनाएं बची है उसका टेंडर कर दिया जाए, काम को शुरू कर जल्द से जल्द। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है मुझे कि, और दूसरा एक आपका भोलानाथ पुल का जो समस्या है वो ओवर ब्रिज का बनना है एक, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो उसका भी DPR बना हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो भी सैंक्शन हो जाएगा भागलपुर के लिए। तो हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं दीपक जी, पूरा प्रयास कर रहे हैं, सरकार हम कर रही है, सभी लोग लगे हुए हैं, मगर जब तक लोगों को दिखेगा नहीं तब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा। काम रोड पे दिखना चाहिए। तो वैसे एक सैंडविच कंपाउंड में तो आप देखे होंगे, चंडीगढ़ का काम चल रहा है, अभी कमांड बिल्डिंग में भी हाथ लग गया है। और स्मार्ट रोड का जो काम है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा, अलॉट हो गया है ठेकेदार को। काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हो रहे हैं, मगर जो गति में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग का प्रयास है कि इसमें गति आए, काम जल्दी मिले, ताकि शहरवासियों को इसका लाभ मिले। आप भागलपुर में हमेशा आपसे हमारी अब मुलाकात होगी, और हम भागलपुर के सकारात्मक चीज़ों को अपने बेबाक लाइफ के थ्रू आगे ले जाना चाहेंगे, और जो भी अच्छी बात हो हम आप लोग के साथ होंगे। आपने इतना समय दिया, बहुत धन्यवाद आपको। और स्मार्ट सिटी की अच्छी भागलपुर से प्रकाशित प्रभात खबर के स्थानीय संपादक जीवेश सिंह, जो काफी लंबे समय से भागलपुर में प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं और स्थानीय संपादक हैं, उन्होंने बहुत करीब से स्मार्ट सिटी की स्थिति को देखा है, पत्रकार की नजर से, एक संपादक की नजर से, और उन्हें जो फीडबैक उनके रिपोर्टरों ने दिया और वो उन्होंने जो समझा है भागलपुर स्मार्ट सिटी के बारे में, तो वो बता रहे हैं आप। जी नमस्कार दीपक जी, आज आपने विभाग लाइव में बहुत ही जबरदस्त सवाल को उठाया है। जहां तक मेरी समझ कहती है, या एक प्रभात खबर अखबार का संपादक होने के नाते दिन प्रतिदिन जो चीजें मेरे सामने आती हैं और जिस पर अपने पत्रकारों के साथ या समाज के वैसे लोग जो जागरूक हैं, प्रबुद्ध हैं और जो चिंतित हैं शहर को लेकर, उनसे जो बातें होती है उससे संबंधित मुझे जो लगता है, मैं कहना चाहूंगा कि भागलपुर केंद्र सरकार ने अपने बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट में, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में
भागलपुर को शामिल किया और उस वक्त बहुत ही जोर शोर से इसकी तैयारी हुई। पूरे देश में जो लोग सिल्क सिटी को नहीं भी जानते थे उनके बीच चर्चा का विषय बना कि आखिर वो कौन सा 38 जिलों में वो कौन सा शहर है, वो कौन सा जिला है बिहार का जिसको इसमें पहली बार शामिल किया गया। और मई 2002 में ये पूरे देश में भागलपुर चर्चा में आया कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया। बहुत अच्छी बात हुई। उस दिन से नगर निगम काफी पुराना हमारा है, दोनों के काम के बीच एक बंटवारे की बात हुई। स्मार्ट सिटी में कौन सी बातें आनी चाहिए, कौन से काम आने चाहिए, नगर निगम के अधीन कौन सी चीजें रहेंगी, कौन सा काम आएगा, और बहुत ही सरल तरीके से इसको करने का उस वक्त जो बातें आई, जो बहुत तामझाम से उद्घाटन हुआ, कार्यक्रम हुआ, काफी सारे पैसे खर्च हुए, जिस पर बाद में तरह तरह के सवाल उठाए गए। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए उस तरह की चीजें यहाँ रखी गई, लगाई गई। शायद जिस पर सवाल उठता है, हम गांव के परिवेश, हम कस्बाई इलाके के परिवेश वाले लोग, और हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि यहाँ पर उन सब चीजों को ला कर रख दें जो हम बाहरी देशों में या बहुत ही आगे बढ़े हुए शहरों में होते हैं, जैसे शौचालय और दूसरी चीजें। खैर वो दूसरी बात हुई। चीजें बदलती गई, साल दर साल फाइलें बढ़ती गई, लेकिन ये कहने में मुझे जरा सा कोई भी हिचक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी वहीं लगभग खड़े हैं जहां हम मई 2002 से पहले खड़े थे। यानी स्मार्ट सिटी के काम में बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं दिखा। कागजों पर जो कुछ भी हुआ हो, जो बातें हुई हो, जो कुछ भी हमारे अधिकारी कहते रहे हों, और जो भी प्रोजेक्ट दिखाया गया हो, वो शायद फाइलों में सिमट कर रह गई। दो बातें हाल के दिनों में हुई हैं, मैं पहले उस पर अपनी बातें रख दूं, फिर मुझे जो लगता है वो मैं कहना चाहूंगा कि हाल के दिनों में शहर का दिल है सैंडिस कंपाउंड, उसमें कई काम शुरू हुए हैं। सड़कों को स्मार्ट बनाने की एक योजना है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो स्थिति दिख रही है, वो अच्छा नहीं दिख रहा। इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि हम छुपा रहे हैं, हम चीजों को छुपाकर करने की आदत डाल चुके हैं। हम ये बताना नहीं चाहते कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम ये दिखाना नहीं चाहते कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या देना चाहते हैं और उसका रूप क्या होगा। आज सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी जिज्ञासा है लोग के मन में, तो ये है कि हमारे स्मार्ट सिटी में कौन सी बातें हो रही है, कौन सा काम हो रहा है, उसका स्वरूप क्या होगा, वो काम की प्रगति क्या है। क्या एक प्रजातांत्रिक देश में, क्या एक सही व्यवस्था में ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी कि हम ओपन फोरम पर आते, हम अपनी चीजों को बहुत ही पारदर्शी तरीके से रखते, हम लोगों को ये चीज बताते कि नहीं, हम एक छोटा सा कमरा बना रहे हैं, हम इस कमरा आपके लिए होगा, हम एक मैदान तैयार कर रहे हैं, ये आपके लिए होगा। आप याद करिए, गांधी जी को याद करिए, आप जो भी सफल लोग हुए उनकी बातों को याद करिए, उन्होंने कभी भी बंद कमरे में चीजों को नहीं समेट कर रखा। आज स्मार्ट सिटी में हमारे यहाँ बंद कमरे में चीजें डिसाइड की जा रही हैं, बंद कमरे में ही उस पर चर्चा हो रही है, और हालात ये हैं कि आम जन इसको लेकर परेशान है, हैरान है। हम सैंडिस की स्थिति देख रहे हैं, सैंडिस कंपाउंड में पूरे में अभी काम चल रहा है, बहुत अच्छा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर हो जाए। एक दूसरा भी पार्ट है उसमें कि उसको हम उसके प्रति जिज्ञासु तो हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं, तो हम कई जगह उस काम में अवरोध भी डाल रहे हैं और अवरोधक भी या बाधक भी बन रहे हैं। लेकिन
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमने उसको लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, हम बात करना चाहते हैं। बात से किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बातचीत होनी चाहिए, जो टू वे कम्युनिकेशन होता है। अब रही बात निगम की, जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हो गई, अलग उसका प्रोजेक्ट आ गया, सारी चीजें हो गई, तो फिर निगम का एक दायरा सिमटा। निगम को अपने कुछ काम उसमें अलग करने थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ तेल का पैसा नहीं होने के कारण कई दिनों से निगम की गाड़ियां कचरा नहीं उठा रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी जीवंत प्रशासन के बीच में, कोई भी बहुत ही संवेदनशील अधिकारी के बीच में, कोई भी संवेदनशील जो उस पद पर बैठे हुए हमारे 51 वार्ड हैं, 51 पार्षद, हमारे उसके अधिकारीगण, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि शहर का कचरा शहर में फेंककर हमने हरियाली अपनी नष्ट कर दी। शहर में घुसने के तमाम वो रास्ते वो जला दिए गए कचरा फेंक करके, और उसमें मेडिकल वेस्टेज भी है। हम जागरूक नहीं हैं, हम चीजों को ठीक नहीं करना चाहते, हम सब एक दूसरे को दोष देना जानते हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, हमारी मंशा सही नहीं। हम सब कहीं न कहीं खेमे में बटे हुए लोग हैं, और इसमें भागलपुर के लोग पीड़ित हो रहे हैं। भागलपुर पीछे जा रहा है। भागलपुर जिस जगह पर था, आप कल्पना करिए, इसके इतिहास की बात करिए, सारे लोग इतिहास की बात करते हैं, भागलपुर सिर्फ इतिहास बनकर रह रहा है। यहाँ पर एक भी बच्चा वापस नहीं लौटेगा। अगर यही स्थिति रही, वो बाहर जाएगा, बाहर पढ़ेगा, बाहर रहेगा, वो वापस नहीं आएगा, और आपको बहुत अफसोस इस बात का होगा। लेकिन इसके पीछे सारा का सारा ये कुनबा, हम सब इसके लिए दोषी हैं। सिविल सोसाइटी की भी मैं बात करूं, अगर निगम कोई व्यवस्था करता है तो वो उसमें अपना कचरा नहीं डालेंगे, वो उसके बगल में फेंक देंगे। आप गंगा के किनारे हम बसे हुए हैं, बहुत ही किस्मत से लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ गंगा बगल से गुजर रही हो, और हम उस गंगा में अपने सारे सीवरेज चीजें, वो नाले और वो सब कुछ उसमें डाल रहे हैं, और ये हम सब मिलकर कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण जरूर है कि हमारे निगम ने, हमारी व्यवस्था ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो सब कहीं पर सीवरेज प्लांट की बात हुई लेकिन कभी नहीं बना। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक ही कारण है कि बहुत ही खुले मन से जो भी अधिकारी आए, वो बहुत ही खुले मन से बैठकर उन्होंने तय नहीं किया। हमारे जो भी पार्षद बंधु हैं, उन सब ने बैठकर बहुत ही खुले मन से चीजों को नहीं किया, और यही सबसे बड़ा कारण है कि चीजें फंसती गई। चीजें होनी जहां तक चाहिए थी, जहां जो कुछ भी दिखना चाहिए था, हमें स्मार्ट बनना चाहिए था। हमारे यहाँ सड़कें स्मार्ट हो जाती, हमारे यहाँ शौचालय होता, हमारे यहाँ खेलने का मैदान होता, हमारे यहाँ बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती, लेकिन ये चीजें नहीं हुई। हमारे यहाँ निगम का एक सामान्य काम है, बहुत ही सामान्य काम है कि उसको कचरा उठाना है, उसका कचड़े को सही तरीके से फेंकना है, उसका निष्पादन करना है, उसको उसके वेस्टेज से उसको कुछ ऐसा उत्पाद बना के खड़ा कर देना है जिससे कुछ चीजें हो। हम मुजफ्फरपुर से सीख सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए। आखिर उसी प्रदेश में ये भी व्यवस्था है जिस प्रदेश में कोई एक जिला, कहीं एक जगह ये व्यवस्था होती है, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। हम जब चर्चा करते हैं तो चर्चा में सिर्फ बातें उठती हैं, और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि सबको एकमत होकर काम करना होगा। वो अधिकारी भी हो, वो निगम से जुड़े हुए पार्षद हो, निगम के पार्षद हो, और आमजन हो। सिविल सोसाइटी को जगना होगा, सिविल सोसाइटी को सवाल पूछना होगा, और अपने हम सिर्फ बात करते हैं कि हमारा ये क्या हुआ, हमारा वो काम क्या हुआ। हमको अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा। आप कल्पना करिए, लगभग 23 करोड़ का बजट था, इस बार 23 करोड़ रुपए लेने थे, लगभग शायद ये आंकड़ा ज्यादा भी हो, इससे राजस्व के रूप में आने थे, होल्डिंग टैक्स के रूप में। अभी तक वो आया नहीं। कोरोना ने ऐसे ही हमें मार दिया है। अगर हम अपने आप को नहीं जागृत किए, हमने अगर बेहतर तरीके से चीजों को नहीं किया, और एक बार सब मिलकर ये कोशिश नहीं करेंगे, तो चीजें नहीं बेहतर होंगी। हम वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स नहीं मिलेगा, निगम का काम कैसे चलेगा।
हम शहर में होर्डिंग टांग रहे हैं, हम उसके लिए टैक्स नहीं दे रहे हैं, हम सारे लोगों ने मिलकर के नक्शा गलत तरीके से पास करा लिया, इसमें निगम के अधिकारी और कर्मी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको फिर कोई चेक करने वाला नहीं है। चेक पॉइंट का अभाव भी है। और हम सब मिलकर जब तक नहीं सोचेंगे एक बार कि हमारा शहर, हमारा भागलपुर स्मार्ट हो, तब तक ये नहीं हो सकता है। अभी ये स्मार्ट सिटी में काम आगे बढ़ा है। इस काम की अगर हमारी मंशा सही है तो उसको एक, हम नहीं कहते कि पूरा भागलपुर बन जाए सिविल इंजीनियर और जाकर वो कंक्रीट, गिट्टी और मिट्टी जांच करने लगे, लेकिन उसके लिए एक टीम का गठन होना चाहिए। हमेशा वो टीम बीच बीच में चीजों को चेक करे कि वो सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, और भागलपुर के लोगों को उस काम से अवगत कराया जाए। जिस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी उस दिन सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और एक सुझाव मेरा स्मार्ट सिटी और निगम के सभी कर्ता धर्ता से कि आप आपस में मतभेद तो रखिए, ये जबरदस्त है, ये किसी भी जागृत समाज में ऐसा होता भी है, लेकिन मनभेद नहीं रखिए। हमारे यहाँ ये चीजें हो रही हैं कि हम जहां हमें ये मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ या ये मेरा सलाह नहीं माना गया, तो हम उसमें दुखी हो जा रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं, हम इस हद तक हो जा रहे हैं कि हमें लगता है कि जाओ यार, ये नहीं हो तो ज्यादा बेहतर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी इस सिस्टम के पहिया हैं, हम भी उस सिस्टम के पार्ट हैं। तो सिविल सोसाइटी, अधिकारी, पार्षद, जनप्रतिनिधि, सबको मिलके इसमें एक बार योगदान देना होगा। और जो कुछ भी हो चुका है उसको एक बार भुलाने की जरूरत है। कम से कम कोरोना काल के बाद जिंदगी चली है। 2021 ये जीवन बचाने, बनाने, संवारने का साल है। तो हम ऐसा करें कि हम स्मार्ट सिटी में मुस्कुराएं, न कि वही पुराने शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रहे थे कि कहाँ हम प्रतिनिधित्व में हमारे कहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं और हम उनको कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं बीइंग मतलब आम जनता। तो ये हमारा, आपका और हम सबका भागलपुर है, इसको हर तरह से स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो भागलपुर में उसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं बेबाक लाइव से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरह लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सौरभ के साथ मैं सूची, थैंक यू।